अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज अमरीकी अदीब फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन का एक दिलचस्प अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है मुफ्ती मोहम्मद इकबाल ने। अफसाने का उन्वान है औरत या शेर। पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक नीम वहशी दरावड़ राजा बंधियाचल से उस पार की ज़मीनों पर हुकूमत करता था। वो आर्या नस्ल नहीं था। उसकी रगों में हिंदुस्तान के कदीम दरावड़ों का खून मौजूद था, जिससे ताहाल वहशत की बू आ गई थी। ताहम वो बंगाल और वस्त हिंद के खश्तरी राजाओं का हमनबर्द और महज़ब आर्यावर्त का हमसाया था। इस मुक़द्दस पड़ोस ने उसके ख़यालात को मुतासिर कर दिया था, इसलिए वो फयाज भी था, तुंद मिजाज भी, आज़ाद ख्याल भी था और पुरानी वहशियाना रस्मों का पाबंद भी। उसकी तबीयत तलव्वुन से मामूर थी, मगर उसका हुक्म अटल हुआ करता था। वो राजा था, मुतलकुल अन्नान था, इसलिए अपने ख्यालात को जब और जिस तरीक़े से चाहता अमली जामा पहनाने में तामुल न करता। उसे अपनी राय पर पूरा एतमाद था, लिहाजा हर काम अपनी रजामंदी के मुताबिक अंजाम देता। अगरचे अयोध्या और कपिलवस्तु के अजीम शान दरबारों की तरह उसका भी एक दरबार था, जिसमें उसने अपनी नीम वहशी रियाया में से अच्छे अच्छे रत्न जमा कर रखे थे और उनसे मशवरा तलब भी होता था। मगर अपनी राय की मुखालफत उसे पसंद न थी। ताईद कलाम से बेहद खुश होता था, लेकिन इख्तलाफ राय को बर्दाश्त न करता। मुखालफत का ख्याल भी उसके दरबारियों की तमन्नाओं को तबाह कर देने के लिए काफ़ी था। हमसाया कौम के साथ ने उसकी जहालत को किसी कदर ज़ायल कर दिया था। अपने हमअसर सूरमाओं के बहादुराना अशगाल के मुकाबले में उसने भी अपनी राजधानी में एक तमाशा गाह कायम की थी। उस तमाशा गाह में वो इंसानी और हैवानी दरिंदगी के नज़ारे दिखाकर नीम वहशी रियाया को अपने वक्त की तहजीब से आरास्ता करने में बेहद दिलचस्पी लेता था। लेकिन इस तमाशा गाह में भी उसकी बेबाक वहशत और सितम ज़रीफ़ी ने मिलकर एक नई जिद्दत पैदा कर दी थी। यानी ये तमाशागाह इसलिए नहीं बनाई गई थी कि लोग वहां आएं और जमा होकर दो तलवारियों को लड़ते और फिर एक को जख्मों से निढाल होकर दम तोड़ते देखें या उसकी बेरब्त गुफ्तगू सुने। न इसलिए कि एक खूंखार हैबतनाक दरिंदे के मुकाबिल किसी बेदीन राक्षस का हशर देखकर इबरत पकड़ें, बल्कि इस तमाशागाह का बुनियादी मकसद इन बातों से बुलंदतर था, और वो ये था कि वह लोगों के जहनी क़ुव्वत को और ज़्यादा मजबूत और वसी करना चाहता था। तमाशागाह का मंडप अपने पेचीदा बरामदों, पुरस्रार और पोशीदा तहखानों, भूल भुलैयों से भी ज़्यादा बईदुल फहम गुजरगाहों के सबब से शायराना अदलो इंसाफ का एक दिलचस्प जरिया बनाया गया था। जब रियाया का कोई फर्द ऐसा मुजरिम ठहराया जाता जिससे खुद राजा को दिलचस्पी होती, तो ऐलान कर दिया जाता कि फला रोज़ इस मुजरिम की किस्मत का आखिरी फैसला शाही अखाड़े में किया जाएगा। अखाड़ा तमाशागाह के वसी मंडप का सबसे मुनासिब नाम था। अगरचे उसकी साख्त किसी दूर दराज तहजीब का चरपा था, मगर राजा ने उसके इस्तेमाल में भी जिद्दत पैदा कर रखी थी, क्योंकि राजा पुराने ज़माने के कारनामों को दकियानूसी ख्यालात से ज़्यादा वक़्त न देता था। वो अपनी इख्तियारात को मुनासिब और हर शख्स के लिए काबिल अमल ख्याल करता था। मुकर्ररा दिन जब लोग अखाड़े के वसी बरामदों में जमा हो जाते, तो राजा भी अपनी गिरांडील और नीम मुरियां दरबारियों के झुरमुट में बरामद होता और सबसे बड़ी अदालत के सिंहासन पर बैठ जाता। हर तरफ खामोशी छा जाती। वहशियाना नारों की गूंज मुहीब चुपचाप से बदल जाती। इस वक्त राजा इशारा करता और उसके इशारे पर सिंहासन की निचली दीवार में एक दरवाज़ा खोल दिया जाता और मुजरिम अखाड़े में दाखिल हो जाता। राजा के ऐन मुकाबिल दीवार में एक ही तरह के दो बंद दरवाजे होते थे। मुजरिम का फर्ज था कि अदालत आलिया के सामने पसो पेश किए बगैर उनकी तरफ बढ़े और दोनों में से एक दरवाज़ा खोल दे। दरवाजे का इंतखाब मुजरिम की अपनी पसंद और खुशी पर मबनी होता था। इस पर ना तो किसी किस्म का जबर तशद्दुद रवा रखा जाता, न रहबरी की जाती, बल्कि इस मामले में फैसला निहायत आदिलाना तौर पर उसकी किस्मत पर छोड़ दिया जाता। एक दरवाज़ा खुलने पर खौफनाक, जालिम और भूखा शेर बरामद होता।
یہ شیر اس مقصد کے لیے تلاش کر کے وہاں پہلے سے رکھا جاتا تھا، جو دروازے سے گرجتا ہوا نکلتا اور نہتے بد نصیب مجرم پر جھپٹا مار کر چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ یہی اس مجرم کی سزا سمجھی جاتی۔ جب مجرم کی قسمت یہ فیصلہ کرتی تو لوہے کے گھڑیال ماتمی انداز سے شور مچاتے۔ اکھاڑے کے باہر چاروں طرف اجرت پر بلائے ہوئے ماتمی اپنی دردناک چیخوں اور سنک کی پکار سے افسوس کا اظہار کرتے۔ عام تماشائی گردنوں کو جھکائے افسردہ صورت بنائے آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ان کے دلوں میں مقتول کے حسن و شباب یا بزرگی و عزت کا خیال لہریں مارتا نظر آتا۔ لیکن جب مجرم دوسرا دروازہ کھول لیتا تو اس میں سے ایک کم سن عورت نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ اس عورت کا بے حد حسین ہونا لازمی تھا اور راجا اسے اپنی سلطنت میں سے خود منتخب کرتا تھا۔ اس عورت کی شادی اس مجرم کے ساتھ کر دی جاتی اور اس امر کو بھی مجرم کی معصومیت کا انعام خیال کیا جاتا۔ اس حالت میں یہ پرواہ نہ کی جاتی تھی کہ مجرم کی پہلے بھی کوئی بیوی ہے یا نہیں، خواہ وہ کسی عورت کو دل و جان سے ہی کیوں نہ چاہتا ہو۔ راجا اپنے عطیے کے مقابلے میں کسی بات کا خیال نہ کرتا تھا۔ شادی کی رسمیں اس وقت اکھاڑے کے اندر راجا کے سامنے ادا کی جاتی۔ راجا کے اشارے سے فوراً ایک دروازہ کھلتا، لمبے لمبے بالوں والے پجاری گویوں اور ناچنے والی کنواری لڑکیوں کو لیے ہوئے باجے گاجے کے ساتھ اس جوڑے کے پاس پہنچتے۔ شادی کا اہتمام نہایت دھوم دھام سے کیا جاتا۔ رسوم کے خاتمے پر گھڑیال بجتے، تمام لوگ اپنی وحشیانہ اچھل کود سے خوشی کا اظہار کرتے اور معصوم مجرم اپنی نئی دلہن کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوتا۔ راستے میں لڑکے لڑکیاں ان پر پھولوں کی برکھا کرتے جاتے۔ راجا کی عدالت کا یہی نیم مہذب فیصلہ تھا۔ اس طریق عمل کی خوبی ظاہر ہے۔ مجرم کسی طرح یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ عورت کس دروازے سے برآمد ہوگی۔ وہ اپنی خوشی سے ایک دروازہ کھول دیتا۔ اس کو اس بات کی مطلقاً خبر نہ ہوتی کہ اب میں شادی سے ہمکنار ہوں گا یا موت سے۔ اس سے پیشتر جتنے واقعات گزر چکے تھے ان میں شیر کبھی ایک دروازے سے برآمد ہوا تھا اور کبھی دوسرے سے، اور یہ فیصلے بہتر ہی نہیں بلکہ اٹل بھی تھے۔ یعنی اگر مجرم اپنے آپ کو واقعی مجرم پاتا تو چشم زدن میں اسے سزا مل جاتی تھی، اور اگر وہ معصوم ظاہر ہوتا تو وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے اسے راجا کے فیصلے سے رہائی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اکھاڑا ایک مشہور مقام تھا۔ جب لوگ ایک اہم فیصلے کے دن وہاں جمع ہوتے تو انہیں اس امر کا بالکل علم نہ ہوتا کہ وہ ایک مجرم کا قتل دیکھیں گے یا شادی۔ یہ لا علمی ان کی آتش شوق کو اور بھی بھڑکاتی۔ تماشائی پرجوش اور بےتاب نظر آتے تھے اور اکثر اپنے ذہن سے کام لیتے اور اوٹ پٹانگ قیاس دوڑاتے تھے، لیکن اس فیصلے پر الزام نہ دھرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں فیصلہ مجرم کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اس دھن کے پکے نیم مہذب راجا کی ایک بیٹی بھی تھی جو اس کے خیالات کی طرح رنگین و آراستہ تھی، اور وہ قدرتی طور پر اس لڑکی کو سارے جہان بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اس کے درباریوں میں ایک نوجوان بھی تھا جو رعایا کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے کہ اکثر درباری نوجوان شہزادیوں کے دام محبت میں پھنس کر صدمے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان پر بھی راجا کی بیٹی فریفتہ تھی۔ راجا کی بیٹی کو اپنے محبوب کی جانثاری پر پورا بھروسہ تھا، کیونکہ وہ ساری مملکت میں بہادری، خوبصورتی اور مردانگی میں بے نظیر تھا۔ وہ اسے انتہائی گرمی شوق کے ساتھ چاہتی تھی، اس حد تک کہ اس کی چاہت میں تشدد کا جذبہ بھی موجود تھا۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ دل سوز اور پرجوش بنانا چاہتی تھی۔ خوش قسمتی سے اس آتشی عشق کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، لیکن ایک وقت آیا کہ راجا پر یہ راز افشا ہو گیا۔ راجا نے اپنے فرائض ادا کرنے میں زیادہ تامل نہیں کیا۔ کسی تذبذب یا سوچ بچار کے بغیر نوجوان کو حراست میں لے لیا اور مقدمے کی تحقیقات کے لیے آخری دن مقرر کر دیا۔ یہ دن واقعی ایک یادگار دن تھا۔ رعایا اور خود راجا اس مقدمے کی تحقیق میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے تھے۔ اس سے پیشتر کبھی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا تھا کہ ایک غلام خاص راجا کی بیٹی سے محبت کرنے کی جرت کا مرتکب ہوا ہو۔ شاید دنیا کے آغاز میں یہ بات معمولی خیال کی جاتی ہو، مگر ان قوموں کا معاملہ نہایت اہم تھا۔
खूंखार जल्लादों ने तमाम सल्तनत के पिंजरे देखे भाले ताकि सबसे तुंद, सबसे जालिम और सबसे हैबतनाक शेर मुंतखब किया जा सके। फन के बड़े बड़े मुबस्सिरों ने तमाम मुल्क की औरतों में से एक बेहतरीन हसीन दोशीज़ा तलाश की ताकि अगर इस नौजवान की किस्मत का सितारा उसे मासूम साबित कर दे तो इस इल्ज़ाम की निस्बत से उतना ही बड़ा इनाम भी दिया जाए। और अलबत्ता ये बात सब पर जाहिर थी। हर शख्स जानता था कि इल्ज़ाम कतन दुरुस्त और सच्चा है। मुजरिम ने राजकुमारी से मोहब्बत की, इससे ना वो जवान इनकार करता था और ना राजकुमारी। लेकिन राजा इस जाहिर और बाहिर सबूत की रूह से फैसला करके अपनी अदालत के खुद ईजाद दस्तूर को तोड़ना नहीं चाहता था। मुकर्ररा दिन आन पहुंचा। कुर्ब-ओ-जवार के लोग इकट्ठा हो गए। तमाशागाह तमाशाइयों से भर गई और एक कसीर तादाद जिसे अंदर जगह न मिल सकी अखाड़े के बाहर जमा हो गया। राजा और उसके दरबारी हमसूरत दरवाजों के बिलमुकाबिल मुतमक्किन हो गए। सब कुछ तैयार था। लोगों की सरगोशियां एक गहरे सुकूत में छुप गई थीं कि राजा ने इशारा किया। शाही नशिस्तों के नीचे का दरवाजा खुला और राजकुमारी का जानिसार अखाड़े में दाखिल हो गया। सर्वकद, वजीह, जमील, खुशवज़ा, खुश अतवार, बांके नौजवान के लिए तमाशाइयों के दिलों में खुशी और रंज दोनों किस्म के जज्बात उभर आए। आधी से ज़्यादा खलकत को ये मालूम न था कि ऐसा शानदार इंसान भी उनके दरमियान रहता है। लोग सोच रहे थे कि ऐसे नौजवान से किसी शहजादी का मोहब्बत करना कोई अचंभे की बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका इस इम्तिहान की जगह मौजूद होना खतरनाक है। जब नौजवान ने अखाड़े में कदम रखा तो दस्तूर के मुताबिक वो राजा की ताज़ीम के लिए झुका, लेकिन उस वक्त उसने राजा की मौजूदगी का मुतलक एहसास न किया। उसकी आंखें खूबसूरत राजकुमारी पर जमी हुई थी जो राजा के दाहिने हाथ पर बैठी थी। उफ, इस औरत की फितरत कितनी बेबाक थी, वरना शायद ऐसे वक्त वो यहाँ मौजूद ना होती। मगर उसकी रूह में एक तड़प थी और मोहब्बत की आग ने उसे ये नज़ारा देखने के लिए मजबूर कर दिया था। जिस वक्त ये ऐलान हुआ कि उसका महबूब इम्तिहान के अखाड़े में अपनी किस्मत का फैसला अपने हाथों से करेगा, उस वक्त दिन रात उसके लिए बराबर थे। उसने सिवाय उस खास अमर के और किसी बात से सरोकार न रखा था। उसके पास ताकत थी, हुकूमत थी। वो पहले भी अनोखी अदालत में हिस्सा ले चुकी थी। उसे दरवाजों के राज मालूम थे। उसने मालूम कर लिया था कि दोनों दरवाजों की पिछली तरफ किस कमरे में भूखा शेर खौफनाक दांत निकाले खड़ा है और किस कमरे में हसीन औरत बैठी इंतजार कर रही है। राजा के पुरस्कार महल के दरवाजे, जिनमें खाल के पर्दे लटक रहे थे, किसी किस्म का शोर या आवाज सुनाई देने की हर तरह नाकाबिल थे। लेकिन जोर, जर और औरत के जज्बाए मोहब्बत ने सारी हकीकत आश्कार कर ली थी। उसे ना सिर्फ ये मालूम था कि औरत किस दरवाजे के पीछे उसके आशिक के मुंतजर है, बल्कि उसे ये भी खबर थी कि वो औरत कौन है। वो दोशीज़ा जो नौजवान मुजरिम की बेगुनाही का सिला मुंतखब हुई थी, दरबार की तमाम लड़कियों से बदरजहा खूबसूरत और दिलरुबा थी। खुद राजकुमारी उसे खूबसूरत समझती थी, लेकिन उससे नफरत करती थी। उसने बारहा देखा और महसूस किया था कि ये नाजुक अंदाम हसीना मोहब्बत भरी नजरों से उसके महबूब को देखा करती है। बाज़ औक़ात राजकुमारी को महसूस होता था कि उसकी निगाहें कामयाब लौट रही हैं और उसका महबूब भी पैगाम मोहब्बत का जवाब दे रहा है। कभी कभी उसने उन दोनों को गुफ्तगू करते भी देखा था। ये गुफ्तगू जो सरे राह और बहुत मुख्तसर हुआ करती थी, बहुत मुमकिन है कि नामवाफिक पहलुओं पर हो, लेकिन राजकुमारी किस तरह जान सकती थी। राजकुमारी के महबूब पर निगाहें डालने वाली लड़की मोहब्बत की देवी थी, लेकिन राजकुमारी अपने आबा व अजदाद से विरसे में मिली हुई इंतहाई वहशत के साथ उस लड़की से नफरत करती थी, और वही लड़की उस वक्त सामने के दरवाजों में से एक के पीछे पोशीदा थी। जब उसके महबूब ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, दोनों की निगाहें चार हुईं। उस वक्त राजकुमारी सबसे ज्यादा सफ़ेद और जर्द नजर आती थी, और उसके इर्द गिर्द के बेनकाब चेहरों में कोई भी उससे ज्यादा बहस व हरकत न था। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे तेज जज्बे से देखा जो सिर्फ उन्हीं लोगों को अता होता है जिनकी रूहें एक दूसरे से पेवस्ता हों। राजकुमारी जानती थी कि कौन से दरवाजे के पीछे शेर है
और नौजवान को भी यकीन था कि वो ज़रूर जानती है। नौजवान आशिक अपनी महबूबा की मोहब्बत भरी फितरत को समझता था और उसे पक्का यकीन था कि मेरी निगाहें दरवाज़ों का सरबस्ता राज मालूम किए बगैर राजकुमारी के चेहरे से न उठेंगी, वो राज जो तमाम तमाशाइयों की नज़रों से पिन्हा था। नौजवान को पूरी उम्मीद थी कि शहजादी इस मुअम्मे को हल करने में कामयाब हो चुकी होगी। नौजवान की मुतजस्सिस आरजूमंद और पुरशौक निगाह ने पूछा, किधर? और राजकुमारी पर यह इस्तफसार इस तरह वाज़ा हो गया गोया उसने पूरी जोर से पुकारा हो। एक भी साथ ज़ाया ना होनी चाहिए थी। ये सवाल बगैर आंख झपकाए सिर्फ निगाह की लतीफ़ जुम्बिश के ज़रिए पूछा गया था और जुम्बिश निगाह ही उसका जवाब हो सकती थी। राजकुमारी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी रोशन आंखों में से निगाह ने दाहिनी जानिब जुम्बिश की। इन लतीफ़ इशारों को राजकुमारी के महबूब के सिवा कोई न देख सका। नौजवान की आंखों के सिवा हर फर्द की आंखें सामने के दरवाज़ों पर लगी हुई थीं। वो मुड़ा और मजबूत कदमों से लंबे लंबे डग भरता हुआ दरवाज़ों का दरमियानी फासला तय करने लगा। दिलों की हरकत बंद हो गई, सांस रुक गए, आंखें आईने की तरह उस पर जम गईं। वो किसी पसोपेश के बगैर दाहिनी जानिब के दरवाजे की जानिब चल दिया और किसी हिचकिचाहट के बगैर उसे खोल दिया। अब इस कहानी का आखिरी मुअम्मा ये है कि इस दरवाजे में से शेर निकला या औरत। हम इस सवाल पर जितना गौर करते हैं इसी कदर उसका हल मुश्किल होता जाता है। इस सवाल का हल इंसानी क़ल्ब के मुताल्ले में है और उसने हमें जज्बात के पुरस्रार गोरख धंधे में फंसा दिया है। कहानी के पढ़ने वालों, इस सवाल के जवाब पर गौर न करो बल्कि उस पुरजोश और नीम वहशी राजकुमारी के दिल का मुताला करो जिसकी रूह मायूसी की सफ़ेद आग में भस्म हो रही थी। मैंने उसे खो दिया, लेकिन उसको कौन हासिल करेगा? आज के दिन से पेशतर अपनी सरगर्म तफ्तीश के आगाज़ पर वो बारहा वहशतनाक ख्वाबों से चौंक उठी होगी। उसने कई मर्तबा इस ख्याल के आते ही दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया होगा कि उसका महबूब एक ऐसे दरवाजे को खोल रहा है जिसकी दूसरी जानिब बिफरा हुआ शेर उसका इंतज़ार कर रहा है। कई मर्तबा उसने तसव्वुर में अपने महबूब को दूसरे दरवाजे पर देखा होगा और दर्द व कर्ब से दांत पीस लिए होंगे, अपने बालों को नोचा होगा इस ख्याल से कि उसका मतलूब अपनी खुशी से ऐसे दरवाजे को खोल रहा है जिसके पीछे एक बेइंतहा हसीन औरत है। तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने आशिक को इस औरत से मिलने के लिए बढ़ते आतिशी रुखसारों और इश्तियाक रेज़ निगाहों से उसका हाथ पकड़ते हुए देखकर उसका दिल रकाबत की आग से जल उठा होगा। उसने तसव्वुर की आंखों से अपने खोए हुए माशूक के अफसुर्दा जिस्म को नई रूह से जगमगाते देखा और अवामुन नास को खुशी के नारे लगाते सुना होगा। कभी उसने ख्याल किया होगा कि शेर उसके जिस्म को चीर फाड़ रहा है, उसकी चीखें सुनी होंगी। कभी बेचारी ने अपने रूबरू उसे एक दूसरी औरत का खाविंद बनते देखा होगा। कभी उसकी हड्डियां कड़कती और टूटती दिखाई दी होंगी और कभी उस पर फूलों की बरखा होती नजर आती होगी। इन तसव्वुरात के हंगामों में उसकी रूह एक मायूसाना आह में गर्क हो गई होगी। उसने सोचा होगा कि मैं उसी वक्त मर जाऊं और इस दुनिया में अपने महबूब का इंतज़ार करूं जहां वो इसकी आगोश से छीना नहीं जा सकता। उसने निगाह की एक ही जुम्बिश से अपना फैसला सुना दिया था, मगर इस फैसले करने के लिए कई अंदोहनाक दिन और रातें बसर हुई थीं। वो जानती थी कि मुझसे सवाल किया जाएगा और उसने सोच लिया था कि मैं क्या जवाब दूंगी। उसने किसी पसोपेश के बगैर अपना नाजुक हाथ दाहिनी जानिब फेर दिया, मगर इस फैसले का नतीजा जानना आसान नहीं। दरवाजे में से क्या निकला, औरत या शेर? तुम खुद इस सवाल पर गौर करो। मैं इस मुअम्मे को हल करना अपना फ़र्ज़ नहीं समझता।